आज बेटा हम लोग सर्किट के कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स में से दो कंपोनेंट समझेंगे। एक बैटरी एलिमिनेटर और दूसरा रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है और कैसे सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले बैटरी एलिमिनेटर को देखो और उसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में समझो। बेटा ये बैटरी एलिमिनेटर है जो एसी को डीसी में बदल कर फिर हमको 0 से 12 वोल्ट के बीच की रेंज का कोई डीसी वोल्टेज प्रोवाइड करता है सर्किट में। और इसमें ये स्विच है जो ऑन करने पर जो इंडिकेटर है वो अगर ऑन हो जाता है तो हम समझ लेते हैं कि इसमें करंट आ रही है। ये नॉब है, इस नॉब को अगर आप चेंज करते हैं तो एक्चुअली आप इसके अंदर एक रेजिस्टेंस का नेटवर्क लगा होता है उसे चेंज करते हैं और उस नेटवर्क को चेंज करके आप कितना आउटपुट हमें वोल्टेज मिल रहा है वो चेंज कर लेते हैं। सर्किट से कनेक्ट करने के लिए ये दो टर्मिनल्स होते हैं। ये रेड कलर का टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल होता है, जैसे सेल में पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है ब्लैक कलर का। तो हम लोग अब जो ड्राई सेल होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है उस सेल को यूज़ नहीं करके इस बैटरी एलिमिनेटर को यूज़ करते हैं एज एन एनर्जी सोर्स। तो ये जो स्विच है ये बैटरी एलिमिनेटर से ही वायर निकला हुआ है, उसका ये प्लग है ना। और ये जो प्लग है इसको हम एसी मेंस में, जिसमें 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी आ रही है, उसमें कनेक्ट कर देते हैं और तब इसको ऑन करने से ये एलिमिनेटर ये इंडिकेटर जलने लगता है। तो ये हमने स्विच को एसी मेन से कनेक्ट कर दिया है और इंडिकेटर ऑन है। इसका मतलब है कि करंट इसमें एसी करंट आ रही है। लेकिन जब हम इसको सर्किट में कनेक्ट करेंगे तो हमको, अगर ये नॉब 4 वोल्ट पर है तो 4 वोल्ट की डीसी कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। तो ये कैसे एसी को डीसी में बदलता है और कैसे हमको कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है, वो एक छोटे से सर्किट से हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ज़्यादा गहराई में जाने की हमको ज़रूरत नहीं है। तो जब हम एलिमिनेटर को एसी मेन से कनेक्ट कर देते हैं तो 220 वोल्ट की जो एसी है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में सबसे पहले आती है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को नीचे लाकर लोअर वोल्टेज एसी में बदल देता है। फिर ये जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है ये एक रेक्टिफायर सर्किट से पास कराया जाता है, जिसे हम फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर कहते हैं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदल देता है। लेकिन करंट तो एक ही डायरेक्शन में बहेगी इसके बाद, इस सर्किट से बाहर आने के बाद, पर वो उसकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो हम इसे फ्लक्चुएटिंग डीसी कहते हैं। ये फ्लक्चुएटिंग डीसी फिर एक कैपेसिटर से पास कराई जाती है और इस कैपेसिटर का काम है कि इस फ्लक्चुएशन को कम कर देना और इसको थोड़ा सा इस डीसी को स्मूथ कर देना। इसके बाद जो फ्लक्चुएटिंग डीसी है या फ्लक्चुएटिंग डीसी वोल्टेज है, ये एक वोल्टेज रेगुलेटर से पास होता है। यहाँ पर इसके फ्लक्चुएशंस को रिमूव करके इसको एक कांस्टेंट डीसी में बदला जाता है। इसके बाद ये जो सर्किट है ये आप देखो एक रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क है और एक रोटेटरी प्लग है, स्विच है। जो ये स्विच जो है वो जिस नॉब से या जिस रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होता है वो रेजिस्टेंस उस वैल्यू को डिसाइड करता है जो हमको बाहर एलिमिनेटर में मिलनी है। जैसे इस रेजिस्टेंस से अगर ये स्विच कनेक्टेड होगा तो 2 वोल्ट का हमको आउटपुट मिलेगा। इसी तरह से 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 10 वोल्ट और 12 वोल्ट के आउटपुट के लिए ये रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क है, जिस पर हम रोटेटरी स्विच को जब घुमाते हैं तो सेट होता है एलिमिनेटर का सर्किट। फाइनली आउटपुट भी हम एक कैपेसिटर के अक्रॉस लेते हैं। ये जो यहाँ से वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट है ये कैपेसिटर के थ्रू हमको बाहर मिलता है। इस कैपेसिटर का काम है जो फ्लक्चुएशंस थोड़े बहुत बचे हों उनको भी रिमूव कर देना और हमें एक कांस्टेंट डीसी करंट और कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करना। तो ये एक छोटा सा स्केच है
इस एलिमिनेटर के अंदर के सर्किट का और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि इसके अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है। और सर्किट में एलिमिनेटर को कनेक्ट करने के लिए सिंपली इस स्क्रू को हम लूज करेंगे और जो कॉपर का यहाँ पर ये मेटल दिख रहा है, इससे कॉपर कनेक्टिंग वायर को इसके ऊपर लपेट कर, या क्रोकोडाइल क्लिप एक होती है वो आप सर्किट कनेक्ट करते समय देखेंगे, उसको यहाँ पे लगाकर मेटल कांटेक्ट बनाते हैं और फिर अगर कॉपर वायर को यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर लपेट कर, तो इस स्क्रू को कॉपर वायर को, कनेक्टिंग वायर को इसके चारों ओर रैप करके और फिर स्क्रू को टाइट कर देते हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये निगेटिव टर्मिनल। आई होप कि आप बैटरी एलिमिनेटर से अब इंट्रोड्यूस हो चुके हैं और नॉर्मली हम लोग 4 वोल्ट पर एक्सपेरिमेंट को करते हैं। और अब ये हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में डिफरेंट रेजिस्टेंस वैल्यूज़ के वायर्स लगे हुए हैं, रेजिस्टेंस वायर्स, और इसका काम है सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना। इसका सर्किट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसका स्ट्रक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखो, इसमें एक कॉपर की मोटी सी स्ट्रिप लगी हुई है और अगर मैं ये नॉब निकाल लूँ तो आप इन 2 स्ट्रिप्स के बीच का गैप, एयर गैप देख सकते हो। जब ये कॉपर का नॉब इसमें लगा देते हैं तो ये गैप फिल हो जाता है, ठीक है। और ये 2 स्क्रूज़ हैं जिनसे ये सर्किट में कनेक्ट होता है। अब एक्चुअली क्या है कि जो रेजिस्टेंसेस हैं 50 ओम, 20 ओम, 10 ओम, ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, और इधर 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ये रेजिस्टेंसेस हैं। ये जो रेजिस्टेंसेस हैं ये इस एयर गैप के पैरेलल में कनेक्टेड हैं। आप देखो, ये रहा एयर गैप और इसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये रेजिस्टेंस तभी काम में आएगा जब सर्किट से करंट इसमें फ़्लो हो, और ये करंट इसमें तब फ्लो होगी जब ये एयर गैप खुला हो। एक्चुअली जो स्क्रूज़ हैं ये जब सर्किट से कनेक्टेड होता है तो करंट इधर से फ्लो करना शुरू करती है और इधर से बाहर निकलती है। तो मान लीजिए कि ये गैप, इसमें नॉब लगा हुआ है, तो जो करंट है वो लो रेजिस्टेंस पाथ सेलेक्ट करती है और इस कॉपर वायर के जो कॉपर का स्ट्रिप है इससे लो रेजिस्टेंस पाथ से होकर बाहर निकल जाती है। लेकिन अगर मैं इसका 10 ओम वाला रेजिस्टेंस का जो नॉब है वो निकाल दूं तो यहाँ पर ये एयर गैप क्रिएट हो गया और जो कॉपर का ये स्ट्रिप था, जो ये सर्किट, ये करंट को एक पाथ प्रोवाइड कर रहा था, ये यहाँ से ब्रेक हो गया। अब जब करंट यहाँ से एंटर करेगी तो उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा, उससे इस एयर गैप के पैरेलल में ये जो रेजिस्टेंस है इससे होकर पास होना होगा। तो इस एयर गैप को करंट यहाँ रेजिस्टेंस से पास होकर पूरा करेगी और फिर फर्दर जो जर्नी है वो इस कॉपर स्ट्रिप से पूरा करेगी। तो जिस नॉब को हम निकाल कर यहाँ एयर गैप क्रिएट कर देते हैं, उस एयर गैप के पैरेलल में लगा रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड हो जाता है। इसीलिए एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप सारे नॉब्स को इस तरीके से क्लॉकवाइज रोटेट करके टाइट करें, क्योंकि बाई चांस अगर कोई नॉब अपने एयर गैप में ढीला है तो वो एयर गैप सर्किट को ब्रेक करेगा और वो रेजिस्टेंस जो उसके पैरेलल में है वो उस सर्किट में अननोइंगली इंक्लूड हो जाएगा। आपको नहीं पता कि कोई नॉब ढीला है तो उसका रेजिस्टेंस सर्किट में आ रहा है, पर वो सर्किट में अनवांटेड रेजिस्टेंस प्रेजेंट होगा और आपकी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको गलत कर देगा। तो रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज़ करने की सबसे बड़ी प्रिकॉशन यही है कि यूज़ करने से पहले सारे नॉब्स को टेस्ट करें, उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक प्रेशर देते हुए घुमाइए कि वो अपने नॉब में ठीक से फिट हो जाए और कोई अनवांटेड रेजिस्टेंस आपके नॉलेज के बगैर रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड ना हो। अब अगर हमसे कहा गया है कि 1 ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में इंक्लूड करना है तो हम 1 ओम का रेजिस्टेंस इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे और इसके पैरेलल में जो 1 ओम का रेजिस्टेंस है
वो सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा। तो आई होप कि आपको रेजिस्टेंस बॉक्स को यूज़ करने की जो इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन है, क्योंकि ये जो गलती है नॉब का ढीला होना, ये गलती पूरे एक्सपेरिमेंट में बच्चे को बहुत परेशान करती है और बच्चे को इसका इम्पोर्टेंस समझ नहीं आता कि इन नॉब्स का टाइट होना कितना ज़रूरी है। इसके अलावा इसका कनेक्शन कैसे करते हैं कि ये जो स्क्रू है इसको ढीला कर दिया और यहाँ पे वायर को, कॉपर वायर, कनेक्टिंग वायर को रैप करके और स्क्रू को टाइट कर दिया। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसमें कोई प्लस या माइनस नहीं होता है, तो बच्चे ध्यान रखेंगे कि इसमें किसी भी स्क्रू को आप किसी भी टर्मिनल से बैटरी के कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का कोई प्लस माइनस टर्मिनल नहीं होता। तो आज हम लोगों ने दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट सर्किट के समझे, एक बैटरी एलिमिनेटर, उसके अंदर कैसे स्ट्रक्चर होता है, कैसे काम करता है और कैसे कनेक्ट करना है, और इसके अलावा रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका भी स्ट्रक्चर मैंने ये रेजिस्टेंस बॉक्स खोल के आपको दिखा दिया और इसमें क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और कैसे इसको कनेक्ट करना है वो सब समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर, इन दो कंपोनेंट्स या डिवाइसेस को कैसे सर्किट में कनेक्ट करते हैं और कैसे इनकी रीडिंग लेते हैं ये समझेंगे।